हम जो चर्चा करने जा रहे हैं आज वो रहने वाली है CSIR नेट क्रैक इन फर्स्ट अटेम्प्ट। स्टूडेंट प्रिपरेशन करना शुरू करता है CSIR के लिए तो ये दोनों मिली जुली चीजें हमें देखने को मिलती है। क्या क्या स्टेप्स फॉलो करने चाहिए कि अगर हमें फर्स्ट ही अटेम्प्ट में CSIR का एग्जाम निकालना है तो ये कॉन्फिडेंस आपको पॉजिटिव एनर्जी देगा एग्जाम सेंटर में, या एक पॉजिटिविटी देगा कि हाँ मैं वहां पे सही लगा रहा था। हेलो नमस्कार, स्वागत है आप सबका PW IIT जैम CSIR नेट यूट्यूब चैनल पे। और आप मेरे साथ जुड़ चुके हो। मेरा नाम है डॉक्टर आशीष और हम जो चर्चा करने जा रहे हैं आज वो रहने वाली है CSIR नेट क्रैक इन फर्स्ट अटेम्प्ट। तो ये जो आज का डिस्कशन है ये दोनों स्टूडेंट्स के लिए है जो CSIR के लिए तैयारी करने जा रहे हैं, और दूसरे वो स्टूडेंट जो CSIR के लिए प्रिपरेशन कर चुके हैं और वो दिसंबर 2024 वाले एग्जाम को टारगेट कर रहे हैं। उन दोनों स्टूडेंट्स के लिए इंपॉर्टेंट रहने वाला है ये वाला सेशन। तो देखो, जैसा इसका नाम इंडिकेट कर रहा है कि CSIR क्या हम फर्स्ट अटेम्प्ट में दे सकते हैं, क्वालिफाई कर सकते हैं, क्रैक कर सकते हैं CSIR नेट, तो दोनों ही आंसर हैं। यहां से मिले जुले आंसर हमें देखने को मिल सकते हैं। और मिले जुले आंसर में अगर मैं बात करूं तो CSIR नेट फर्स्ट अटेम्प्ट में क्रैक करना आसान है, यस आसान है। मुश्किल है, यस मुश्किल भी है। तो ये दोनों तरह की चीजें जो है वो हमें देखने को मिलती है जब स्टूडेंट प्रिपरेशन करना शुरू करता है CSIR के लिए। तो ये दोनों मिली जुली चीजें हमें देखने को मिलती है। अब हम लोग बात करते हैं भाई, जो स्टूडेंट तैयारी कर रहा है, एक तो जो मास्टर्स प्रीवियस ईयर में है या मास्टर्स सेकेंड ईयर में तैयारी करना शुरू किया है, या मास्टर्स फाइनल करने के बाद जिस स्टूडेंट ने प्रिपरेशन करना शुरू किया है, तो क्या हम CSIR को पहले अटेम्प्ट में निकाल सकते हैं? यस, आप बिल्कुल फर्स्ट अटेम्प्ट में निकाल सकते हैं। तो फिर हमें क्या करना पड़ेगा CSIR को फर्स्ट अटेम्प्ट में निकालने के लिए? देखो, माइंड में एक सेटअप होना चाहिए कि ये जो तैयारी है CSIR की, ये अप्रोक्सीमेटली 6 मंथ की तो प्रिपरेशन है ही। तो अप्रोक्सीमेटली 6 मंथ की जो है वो हमें ये प्रिपरेशन देनी पड़ेगी। 6 महीने का टाइम जो है वो यहां पे हमें खर्च करना पड़ेगा, और खर्च करना इन द सेंस ऑफ हमें खुद के ऊपर ही ये जो है टाइम 6 महीने का ये इन्वेस्ट करना पड़ेगा। तो सबसे बड़ी बात ये है कि 6 महीने की तैयारी है ये, और 6 महीने या फिर हम लोग बात करें अप्रोक्सीमेटली 5 मंथ्स या फिर 4 मंथ, तो वो स्टूडेंट के ऊपर डिपेंड करता है। वो स्टूडेंट के ऊपर डिपेंड कर रहा है कि 4 मंथ, 5 मंथ, 6 मंथ ये तैयारी है, इतने 5, 6, 4 महीने की। तो सबसे पहले क्या होना चाहिए स्टूडेंट के अंदर? भाई अगर आप तैयारी करने बैठो, बहुत सारे स्टूडेंट के मन में ये आता है कि चलो एक बार एग्जाम दे के देख लेते हैं। तो जब एग्जाम दे के देख रहे हो तो उसको अच्छे से क्यों नहीं दे के देखते हैं? उसके पूरी प्रिपरेशन करके बेहतरीन तरीके से हम लोग 5-6 महीने की प्रिपरेशन करके फिर देखे देखे हम लोग देखे देखे ही क्यों देखे? हम लोग क्या वहां पे चेक करना चाह रहे हैं कि कैसे क्वेश्चन आते हैं, ये चेक करना चाह रहे हैं हम लोग। हम लोग ये चेक कर सकते हैं PYQ के बेसिस पे। तो जो प्रीवियस ईयर में क्वेश्चंस आए हैं उनके बेसिस पे हम लोग चेक कर सकते हैं कि कैसे क्वेश्चन आते हैं। और दूसरा कि भाई वो जो माहौल है वो हम लोगों को कैसे मिले? तो जो मॉक टेस्ट होते हैं उनसे आपको वो माहौल मिल सकता है। जो कंप्यूटर बेस्ड मॉक टेस्ट होते हैं वहां से वो माहौल हमें मिल सकता है। तो माहौल भी आपको मिल गया कि हाँ, यहां से जो आप मॉक टेस्ट दे रहे हो तो मॉक टेस्ट से आपको एक माहौल मिल गया कि इस तरह का माहौल रहेगा, उतने ही क्वेश्चन रहेंगे, वैसा वैसा ही पैटर्न रहेगा। और क्वेश्चंस PYQ, आप लोगों को PYQ से आइडिया लग जाएगा। PYQ से आपको आइडिया लग जाएगा कि किस तरह के क्वेश्चन आए हैं, कौन कौन सा चैप्टर इंपॉर्टेंट है। तो एक जब तैयारी करने बैठते हैं, जब हम लोग माइंड मेकअप कर लेते हैं कि भाई 6 महीने की तैयारी जो है या हमें फर्स्ट अटेम्प्ट में ये एग्जाम निकालना है, तो फर्स्ट अटेम्प्ट के अंदर ये एग्जाम क्रैक करना है हमें। मान के चलो कि वो दिसंबर 2024 हो सकता है किसी स्टूडेंट के लिए, दिसंबर 2024 हो सकता है, किसी स्टूडेंट के लिए जून 2025 हो सकता है, ये भी हो सकता है। क्या क्या तैयारी करें? अगर मुझे फर्स्ट अटेम्प्ट में ये एग्जाम निकालना है तो मैं क्या क्या तैयारी करूंगा? सबसे पहले सबसे मेन बात आती है कि मेरे पास एक ये सिलेबस जो है
ये सिलेबस का प्रिंट आउट मेरे पास होना चाहिए और मुझे पता होना चाहिए। मेरे पास सिलेबस का प्रिंट आउट होना चाहिए और मुझे हर चैप्टर का पता होना चाहिए कि मेरे इस पर्टिकुलर एग्जाम में नंबर ऑफ चैप्टर्स इतने हैं। ओके, नंबर ऑफ चैप्टर्स इतने हैं और टॉपिक्स पर्टिकुलर चैप्टर में ये टॉपिक्स हैं, ये मुझे पता होना चाहिए। तो मैं जब एग्जाम की तैयारी के लिए बैठने जा रहा हूं या जो भी स्टूडेंट तैयारी करने जा रहे हैं और वो चाहते हैं कि हमारा एग्जाम फर्स्ट अटेम्प्ट में निकले, तो सबसे पहले क्या करना है, सिलेबस का आपके पास प्रिंट आउट निकाल लेना है। देखना है अलग अलग स्ट्रीम्स में अलग अलग नंबर ऑफ चैप्टर्स रहेंगे। कितने नंबर ऑफ चैप्टर रहेंगे, किसी में कम रह सकते हैं, किसी में ज्यादा रह सकते हैं। दैट डिपेंड्स ऑन द सब्जेक्ट, कि हम लोग केमिस्ट्री से देने जा रहे हैं, हम लोग फिजिक्स से देने जा रहे हैं, हम लोग मैथमेटिक्स से देने जा रहे हैं, लाइफ साइंस से देने जा रहे हैं, या फिर जियोलॉजी से देने जा रहे हैं, अर्थ साइंस से देने जा रहे हैं। तो अगर मैं यहां पे एक एग्जांपल रख रहा हूं कि हमारे पास जो है वो भाई 13 चैप्टर लाइफ साइंस के, अगर मैं बात करूं तो लाइफ साइंस में, क्योंकि मैं लाइफ साइंस पढ़ाता हूं, क्योंकि हम लोग लाइफ साइंस से डील करते हैं, तो मैं लाइफ साइंस पढ़ाता हूं। यहां पर हमारे पास 13 चैप्टर्स हैं। वी हैव 13 चैप्टर्स इन लाइफ साइंस। देखो ये जो वीडियो है, ये वाली वीडियो सभी स्टूडेंट्स के लिए रहने वाली है, चाहे वो केमिस्ट्री का हो, चाहे फिजिक्स का हो, चाहे वो लाइफ साइंस का हो, किसी भी स्ट्रीम का हो जो CSIR का एग्जाम दे रहा है, उन सभी स्टूडेंट्स के लिए ये वीडियो है। जो भी स्टूडेंट CSIR का एग्जाम दे रहा है, CSIR नेट JRF का एग्जाम दे रहा है, उन सभी स्टूडेंट्स के लिए ये वीडियो है। आपको पता होना चाहिए आप इसी एग्जाम क्यों दे रहे हो, इस एग्जाम से आपके लिए क्या बेनिफिट है। तो ये आपको डेफिनेटली पता होना चाहिए कि इस एग्जाम में हमारे पास 3 कैटेगरी आजकल आती है, एक कैटेगरी अभी ऐड हुई है। हमारे पास है CSIR JRF जूनियर रिसर्च फेलोशिप, हमारे पास आता है नेट। ओके, हमारे पास नेट आता है, और तीसरा हमारे पास क्या आता है, PhD में एडमिशन मिलता है। ये 3 कैटेगरी होती है। यहां से हम लोग रिसर्च कर सकते हैं, यहां पे हमें एलिजिबिलिटी मिलती है, यहां से हम लोग PhD में एडमिशन ले सकते हैं। ये बात आपको पता होनी चाहिए। स्टूडेंट क्यों तैयारी करते हैं, स्टूडेंट तैयारी इसलिए करते हैं ताकि वो मास्टर्स में अपना एग्जाम निकाल सके, और एग्जाम निकालने के बाद वो जूनियर रिसर्च फेलोशिप पा सके, जिसमें गवर्नमेंट की तरफ से 5 साल तक स्टूडेंट को फेलोशिप मिलती है। 2 साल के लिए जूनियर रिसर्च फेलोशिप मिलती है, 3 साल के लिए मिलती है सीनियर रिसर्च फेलोशिप। तो ये जो फेलोशिप है ये टाइम टू टाइम भी बढ़ती रहती है, टाइम टू टाइम ये फेलोशिप भी बढ़ती रहती है। जैसे अगर मैं SRF के बारे में बात करूं तो 40,000+ जो है ये फेलोशिप रहती है। अगर मैं SRF के बारे में बात करूं, JRF की फेलोशिप थोड़ा सा कम रहती है, मींस 2 साल के लिए JRF, 3 साल के लिए SRF मिलती है। तो ये तो हो गया हमारे पास मेन मोटो कि JRF हमें निकालना है, और JRF निकालने के बाद हमें 5 साल के लिए फेलोशिप लेनी है, और हमें अच्छे से रिसर्च इंस्टीट्यूट में रिसर्च करना है। कुछ स्टूडेंट प्रिपरेशन करते हैं कि हमें नेट का एग्जाम निकालना है, हमें एलिजिबिलिटी लेनी है ताकि हम असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए एलिजिबल हो जाए। तीसरी कैटेगरी, हम PhD में एडमिशन ले। देखो PhD में आप एडमिशन ले लोगे, लेकिन PhD में एडमिशन लेने के लिए इससे बेस्ट ऑप्शन कोई नहीं हो सकता। JRF अगर आपका निकलता है तो आप इसके लिए भी एलिजिबल हो, इसके लिए भी एलिजिबल हो, और इसके लिए भी, तीनों के लिए आप एलिजिबल हो। तीनों में तीसरा कौन सा आ गया, नेट तो आ ही गया एलिजिबिलिटी, और PhD जो है आप कर ही लोगे किसी भी इंस्टीट्यूट से अगर JRF निकला है। और तीसरा मैंने JRF इसलिए मेंशन किया है क्योंकि ये एक्चुअल में फेलोशिप है, फेलोशिप मिलती है स्टूडेंट्स को 5 साल के लिए, तो आपका 2 साल के लिए वैलिड रहेगा, है ना। जो आप अगर CSIR JRF निकालते हो तो आपका स्कोर कार्ड JRF के लिए वैलिड रहेगा, और अगर आप फर्स्ट ईयर में ही निकाल लेते हो, इट मींस फर्स्ट ईयर के बाद सेकंड ईयर, और सेकंड ईयर जब आप कंप्लीट करोगे तब तक वो आपका एडमिट कार्ड, जो आपका CSIR JRF का जो आपके पास सर्टिफिकेट आएगा, वो 2 साल के लिए वैलिड रहेगा। मतलब आप तुरंत MSc के बाद एडमिशन ले सकते हो। अब वो बातें आती हैं कि भाई क्या क्या चीजें हमें देखनी चाहिए,
क्या क्या स्टेप्स फॉलो करने चाहिए कि अगर हमें फर्स्ट ही अटेम्प्ट में सीएसआईआर का एग्जाम निकालना है। तो पहली बात, हमारे पास सिलेबस होना चाहिए। दूसरी बात, हमें एक आइडिया होना चाहिए कि ये पर्टिकुलर चैप्टर हमें आते हैं, ये पर्टिकुलर चैप्टर हमें नहीं आते हैं, है ना। कुछ पर्टिकुलर चैप्टर हमें आ रहे हैं, कुछ पर्टिकुलर चैप्टर नहीं आ रहे हैं। तो ज्यादातर स्टूडेंट क्या करते हैं, जैसे मान के चलो फर्स्ट अटेम्प्ट की मैं बात कर रहा हूं, तो मास्टर्स में एमएससी, चाहे वो फर्स्ट सेमेस्टर का स्टूडेंट हो, चाहे वो फर्स्ट सेमेस्टर का स्टूडेंट हो, चाहे वो सेकंड सेमेस्टर का स्टूडेंट हो, चाहे वो फर्स्ट सेम का स्टूडेंट हो, चाहे वो सेकंड सेम का स्टूडेंट हो, चाहे वो थर्ड सेम का स्टूडेंट हो, किसी भी सेमेस्टर का वो स्टूडेंट हो, आपको क्या करना है, जो भी आपके मास्टर्स के पर्टिकुलर सेमेस्टर में जो भी टॉपिक्स हैं या जो भी सब्जेक्ट्स हैं, उन सब्जेक्ट्स को आपको फोकस करना है और वो वहीं पर ही क्या करने हैं, वो वहां पर प्रिपेयर करने हैं आपको, वो वहां पर प्रिपेयर करने हैं। देखो प्रिपेयर करना, और ये जो इवेंट आएंगे ना, इससे पहले एक और इवेंट आने जा रहा है। आपको ये सारे के सारे टॉपिक्स प्रिपेयर करने हैं। आपको कौन से टॉपिक्स सबसे ज्यादा आते हैं अच्छे तरीके से, उन टॉपिक्स का रिवीजन करते रहना है आपको, उनको रिवाइज करना है कि भाई ये मैं इस सेमेस्टर में पढ़ रहा हूं, ग्रेजुएशन में मैंने ये अच्छे से पढ़ रखा है, तो ये वाले पार्ट मुझे आते हैं, ये वाले पार्ट हमें ऐड करने हैं। आपको नंबर ऑफ चैप्टर्स डिसाइड करने पड़ेंगे कि आप कितने चैप्टर्स करके जा रहे हो। नंबर ऑफ चैप्टर्स जो है, चैप्टर्स क्या करने हैं, डिसाइड करने हैं। तो अब आपके मन में यह ख्याल आएगा कि क्या क्या मुझे सारे चैप्टर नहीं करने चाहिए, या क्या मुझे सिलेक्टेड चैप्टर करने चाहिए। देखो इसका आंसर क्या है, इसका आंसर यह है, अगर आप में कैपेबिलिटी है सारे चैप्टर्स करने की, तो आप सारे चैप्टर कर सकते हो। या फिर आप सोचते हो कि मैं ये पर्टिकुलर गिने चुने चैप्टर जिनका नंबर आप ये मान के चलो आप 70% से ऊपर की ट्राई करो, मोर देन 70%, आप 70% या 60% से ऊपर सिलेबस की ट्राई करो, मोर देन 60%। जब 70% करोगे तो ये एक ठीक ठाक सा नंबर है। मोर देन 70% सिलेबस को आप कवर करो। अगर आप कुछ पार्ट छोड़ना चाहते हो और आप में कैपेबिलिटी है, रीडिंग पावर अच्छी है और रिटेनिंग पावर अच्छी है, तो आप कंप्लीट सिलेबस भी कर सकते हो, आप कंप्लीट सिलेबस भी कर सकते हो। ये दोनों पॉसिबिलिटी है, दोनों पॉसिबिलिटी हमें देखने को मिलती है। कंप्लीट सिलेबस कर सकते हैं, 70% तो अप्रोक्सीमेटली करना ही है। तो हमें चैप्टर्स को डिसाइड करना पड़ेगा। वी हैव टू डिसाइड what number of chapters we are going to prepare during our journey of CSIR NET। कितने चैप्टर्स हम लोग डिसाइड करने जा रहे हैं, तो वो तुरंत डिसाइड करो, जैसे ही सिलेबस निकालो, यस ये कवर करना है, सिलेबस निकाल के प्रिंट आउट, यस ये टॉपिक कवर करना है, ये सिलेबस कवर करना है। और हां, मैं खुद में डिटरमाइंड हूं कि मुझे इस बार एग्जाम निकालना है। अब डिटरमाइंड के साथ साथ आपको पता होना चाहिए, अगर आप एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो आपको थ्रू आउट तैयारी करनी पड़ेगी। देखो ये वाली जो चीजें है, ये वाली वीडियो उन स्टूडेंट्स के लिए बिल्कुल भी नहीं है जो ये सोच रहे हैं कि चलो एग्जाम देके देखें, ये उनके लिए बिल्कुल नहीं है। ये उन स्टूडेंट के लिए जो चाहते हैं कि हाँ मैं फर्स्ट अटेम्प्ट में सीएसआईआर नेट क्रैक करूं, या फिर जो स्टूडेंट अभी पढ़ रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं, उनके पास अभी नवंबर और दिसंबर का मंथ बचा है, और नवंबर दिसंबर मींस 2 महीने बचे हैं, तो वो कैसे इस एग्जाम को निकाले। तो ये चीज हो गई। हमें क्या करना पड़ेगा, हमें भाई डिसिप्लिन में रहना पड़ेगा। और डिसिप्लिन का मतलब क्या है, डिसिप्लिन का मतलब वो सारी की सारी चीजें हैं जो आपको एक फोकस से बिल्कुल भी भटकने ना दे, या अगर हम भटक रहे हैं तो वापस उसी ट्रैक पे हमें आना है। चाहे कुछ भी हो जाए, कुछ भी हो जाए, कुछ भी हो जाए, हमें क्या करना है, हमें जो डिसाइड करना किया है, हम लोगों ने जो डिसाइड करके रखा है, वो पार्ट हमें उस दिन कवर ही करना है। आप लोगों के पास एक लिमिटेड टाइम है और आप लोगों के उसके अकॉर्डिंग प्लान बनाना पड़ेगा कि चलो चलो मैं जनवरी से लेकर के जून तक मैं क्या प्लान बना रहा हूं, या मैं जुलाई से लेकर के, मैं यहां पे शो करूंगा कि मैं जनवरी से लेकर के जून तक क्या प्लान बना रहा हूं, या मैं जुलाई से लेकर के दिसंबर तक क्या प्लान बना रहा हूं। आपके पास एक सॉलिड प्लान होना चाहिए
कि तब तक इस पर्टिकुलर टाइम पीरियड तक मैं इतने चैप्टर्स का कवर कर लूंगा, इतने पर्टिकुलर टाइम तक मैं इन चैप्टर्स का रिवीजन विद पीवाईक्यू सोल्व कर लूंगा, और मैं लास्ट टाइम पे इस इतने रिवीजन और एक्स्ट्रा ऐड करने वाला हूं। तो चीजें क्या है, चीजें ये है कि हर दिन का चीज डिसाइड होनी चाहिए। ओके, एवरी डे, हर दिन का एक प्लान होना चाहिए, और उस प्लान से बिल्कुल भी इधर उधर मूव नहीं होना है ना। वो बोलते हैं ना, धरती इधर से उधर उलट हो जाए, लेकिन आपको एक रिवीजन करना है तो वो रिवीजन होना ही होना है। आप इस रिवीजन को छोड़ के किसी दूसरी चीज में नहीं लग सकते हो। इस रिवीजन को छोड़ के आप किसी दूसरी चीज में नहीं लग सकते हो। आपको रिवीजन करना है तो करना है, हर दिन का प्लान बनना है, और उस प्लान पे स्टिक रहना है, बिल्कुल किसी भी हाल में स्टिक रहना है। अब स्टूडेंट बोलेंगे कि भाई कि हम लोग मास्टर्स कर रहे हैं, हमारा कॉलेज में टाइम लग जा रहा है। तो आपको एक पेस पकड़ के चलना है, और वो पेस कितना है, एक टाइम डिसाइड करो कि इतना टाइम मुझे एक्स्ट्रा देना है, और ये एक्स्ट्रा टाइम रहेगा केवल CSIR नेट की प्रिपरेशन के लिए। ये 2 से 3 घंटा तो मिनिमम मान के चलो कि हर दिन, इस 6 महीने के टाइम पीरियड पे कम से कम 3 घंटा तो मुझे किसी भी हाल में देना ही देना है, और ये हर दिन देना है, हर दिन मुझे देना पड़ेगा, तब जाके ये चीजें हो पाएंगी। ये चीजें हो गई। अब मान के चलो बीच बीच में क्या करेगा, बीच बीच में मन करेगा यार ये तो स्ट्रॉन्ग टॉपिक आ गया, मुझे नहीं आ पा रहा है, या बुआ के बेटे की शादी है, मामा के बेटे की शादी है, उसकी शादी है, 5 दिन वहां निकल गए, ये फेस्टिवल आ गया, 3 दिन उधर निकल गए, हम लोग पढ़ नहीं पा रहे हैं क्योंकि फेस्टिवल आ गया। तो अगर आपके पास, अगर आपका प्लान ये है कि फर्स्ट अटेम्प्ट में क्रैक करना है, तो फिर शादियों का सीजन आपको भुलाना पड़ेगा एक सीजन के लिए, है ना। शादियों का सीजन भुलाना पड़ेगा आपको। और अगर आपका ये सोचना है कि फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर करना है, चाहे त्योहार हो चाहे कुछ भी हो, आप थोड़ा सा टाइम उस फेस्टिवल के लिए बिल्कुल निकालो, लेकिन अपनी पढ़ाई से बिल्कुल भी आपको इधर उधर नहीं होना है। एक एक पेस बना करके चलना है, इस तरह से इस पेस पे चलते रहना है, और जहां जरूरत पड़े वहां अपना ग्राफ को इंक्रीज भी करना पड़ेगा। आपको अपने ग्राफ को इंक्रीज भी करना पड़ेगा जहां पे भी रिक्वायरमेंट होगी। हमें क्या क्या करना है, हमें हमें जो है वो टॉपिक्स को कब उठा के, टॉपिक्स को टॉपिक्स को हमें क्या करना है, टॉपिक्स को पकड़ना है, और टॉपिक्स के बारे में सारी जानकारियां पढ़नी है बुक से पढ़ने के बाद हम लोग क्या करेंगे, हम रिवीजन करेंगे, और रिवीजन करने के बाद हम लोग क्या करेंगे, पीवाईक्यू सोल्व कर देंगे। पीवाईक्यू जितना सोल्व करते रहोगे, एक तो आपको ये पता चलता रहेगा कि भाई आपका जो लेवल है वो किस हिसाब से चल रहा है, आपकी एक्यूरेसी कितनी जा रही है। और अगर वो पीवाईक्यू सोल्व होते चले जा रहे हैं, तो आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस बिल्ट होगा कि हाँ मैं ठीक करता चला जा रहा हूं, और ये कॉन्फिडेंस जो है पीवाईक्यू सही होने का, ये कॉन्फिडेंस आपको एक पॉजिटिव एनर्जी देगा, और ये पॉजिटिव एनर्जी आपको डेफिनेटली एक डायरेक्शन की तरफ लेके जाएगी, और वो पॉजिटिव डायरेक्शन रहेगी। तो पीवाईक्यू भी सोल्व करना जरूरी है, और पीवाईक्यू अगर नहीं भी आ रहे तो हम क्या करेंगे, स्किप करते नेक्स्ट दूसरे पीवाईक्यू की तरफ चलते जाएंगे। हम लोगों को पीवाईक्यू भी अटेम्प्ट करने का तरीका होना चाहिए हमारे पास, और तरीका यह है कि जितने भी ऑप्शंस दिए गए हैं उन सभी ऑप्शंस को पढ़ते हुए चलते जाना है। हमें ऑप्शंस में से इंफॉर्मेशन ग्रैब करनी है, ऑप्शंस में से हमें इंफॉर्मेशन निकालनी है। तो ये कुछ बातें हैं कि किस तरह से चीजें आती हैं और किस तरह से चीजें मूव कर रही हैं। एक्चुअल में क्या होता है, जब हम लोग स्टार्ट करते हैं CSIR की प्रिपरेशन शुरू करते हैं, हम लोग एक इस लेवल पे हैं, पर्टिकुलर इस लेवल से शुरू करते हैं। ये जोश आ गया कि चलो CSIR की प्रिपरेशन करते हैं, और ये जोश जो है वो कुछ इस तरह से दिखता है हमें। ये जोश जो है, इसका ग्राफ कुछ इस तरह से दिखता है। ये जोश चढ़ गया बहुत जल्दी, उसके बाद फिर डाउनफॉल, उसके बाद हम ऐसे 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 टप्पे खाते, और फिर ये ग्राफ हमें देखने को मिलता है।
ये प्रिपरेशन का ग्राफ है, स्टूडेंट के प्रिपरेशन का ग्राफ। ये प्रिपरेशन ऐसे होती है, जोश आया, पढ़ना शुरू किया 2-4 दिन, और यहां से लेकर के यहां तक 1 वीक का जोश था, 1 वीक का जोश खत्म हो गया। उसके बाद मन किया तो पढ़े, मन किया तो नहीं पढ़े, पढ़े नहीं पढ़े, जोश खत्म, चलो लेट इट गो, अगली बार ट्राई करेंगे, अगली बार ट्राई करेंगे, बेटर लक नेक्स्ट टाइम, बेटर लक नेक्स्ट टाइम, यहां पे आ जाएगा बेटर लक नेक्स्ट टाइम। डिटर्मिनेशन होना चाहिए। डिटर्मिनेशन का मतलब यह है कि भाई हम पहले से ही डिटरमाइंड है कि मैं इस एग्जाम की तैयारी करने के लिए बैठ रहा हूं, मैं डिसाइड कर चुका हूं कि इस एग्जाम की मैं प्रिपरेशन करूंगा, फर्स्ट अटेम्प्ट में निकालूंगा, तो उसके लिए मुझे क्या क्या प्रयास करने हैं, वो प्रयास सारे के सारे मैं करूंगा। इट मींस मैं डिटरमाइंड हूं, मैं डेडिकेटेड हूं कि मैं इस चीज पे फोकस करूंगा, मैं बाकी की चीजों को भी करूंगा, जो मेरे सेमेस्टर की चीजें हैं, जो मेरे कॉलेज की चीजें हैं, यूनिवर्सिटी की चीजें हैं, वो चीजें भी करूंगा, लेकिन मैं इस एग्जाम में भी अपना टाइम देने वाला हूं। मैं टाइम को मैनेज करूंगा, किसी भी वे में मैनेज करूंगा। अगर मेरे पास 10 मिनट भी है तो मैं 10 मिनट में 2 पीवाईक्यू सोल्व कर लूंगा, उस 10 मिनट को मैं यूटिलाइज करूंगा, उस 10 मिनट को मैं यूटिलाइज करूंगा। मैं डिसिप्लिन्ड रहने वाला हूं थ्रू आउट द टाइम। ये टाइम का ग्राफ है, मैं डिसिप्लिन रहने वाला हूं। अगर मैं इस ग्राफ में कुछ इस तरह से मूव कर रहा हूं, सपोज करो ये मेरा प्लान था और मैं इस तरह से चल रहा हूं, अगर मेरे को जरूरत पड़े, अगर मुझे जरूरत पड़ेगी तो मैं अपर लेवल्स पे जाऊंगा, और जरूरत पड़ेगी और अपर लेवल्स पे जाऊंगा, और जरूरत पड़ेगी और अपर लेवल्स पे जाऊंगा। लेकिन ये जो लेवल चल रहा है, ये जिस लेवल पे मैंने शुरू किया था, मैं इस लेवल से नीचे कभी नहीं आऊंगा, इस लेवल से नीचे मैं कभी नहीं आऊंगा। तो एक ये जो चीज है कि मैंने जहां से शुरू किया था, जहां से शुरू किया था, जिस पेस पे मैंने शुरू किया था, मैं उस पेस से नीचे तो कभी नहीं आऊंगा, बल्कि जब जैसे जैसे जरूरत पड़ेगी, जैसी जैसे डिमांड होगी समय की, उसी हिसाब से मैं अपने आप को इंप्रूव करता चला जाऊंगा। मुझे क्या करना है, मुझे अपनी रीडिंग हैबिट बढ़ानी है। मैं अगर मेरी बैठने की कैपेसिटी या बैठने का टाइमिंग 40 मिनट है, मैं उसको बढ़ाऊंगा, 1 घंटे करूंगा। बीच बीच में छोटे गैप लेकर के मैं उसको 10-10 मिनट के गैप लेकर के उस टाइमिंग को मैं एक अच्छे सिटिंग कैपेसिटी की तरफ लेकर के मैं जाऊंगा। ये मेरे प्लान होने चाहिए, ये मेरे होने चाहिए क्या प्लान्स। तो प्लान डेफिनेटली होने चाहिए, डिटर्मिनेशन होगा कि भाई मैं डिटरमाइंड हूं, करना है तो करना है। डेडिकेशन भी, डिटर्मिनेशन दोनों एक जैसी चीजें हैं। डिसिप्लिन एक इंपॉर्टेंट चीजें बचती है। देखो, डिसिप्लिन एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होगा यहां पर। डिसिप्लिन में वो सारी की सारी चीजें आती हैं। क्या क्या चीजें आ सकती हैं डिसिप्लिन में? डेडिकेशन इज द पार्ट ऑफ डिसिप्लिन, टाइम मैनेजमेंट इज द पार्ट ऑफ डिसिप्लिन। ये पर्टिकुलर पार्ट मुझे रोज कवर करना है, मुझे इतना टाइम देना है, मुझे टस से मस नहीं होना है, और ये चलते रहना मुझे, दैट इज डिसिप्लिन। मैं डगमगाऊंगा नहीं, दैट इज डिसिप्लिन। मुझे 3 घंटा डेली का देना है, दैट इज डिसिप्लिन, दैट इज डिसिप्लिन। तो वो सारी की सारी चीजें टाइम मैनेजमेंट की चीजों से लेकर के एक पेस पे एक कंसिस्टेंसी को मेंटेन करना, दैट इज डिसिप्लिन। सो डिसिप्लिन का मतलब क्या है? डिसिप्लिन का मतलब ये कंसिस्टेंसी, कंसिस्टेंसी, दैट इज डिसिप्लिन। कंसिस्टेंसी इज डिसिप्लिन एंड डिसिप्लिन इज कंसिस्टेंसी। आपके लिए क्या जरूरी है? कोई भी चीज करने के लिए आपके लिए क्या जरूरी है? आपके लिए चीजें आती हैं कि मैं मान के चलो मैं स्टडी कर रहा हूं, मैंने स्टडी किया 1 दिन, जैसे मैं यहां पे शो कर रहा हूं कि मैं यहां पे शो कर रहा हूं कि ये इतने घंटे की स्टडी, यहां मैं शो कर रहा हूं डेज, यहां मैं क्या शो कर रहा हूं? डेज। मैंने 1 दिन पढ़ाई की, यहां पे 1 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा, 4 घंटा, 5 घंटा। मैंने 1 दिन पढ़ाई की 1 घंटे, 2 दिन पढ़ाई की 1 घंटे, उसके बाद 1 दिन मैं पढ़ाई कर रहा हूं 5 घंटे। ठीक है, मैं वापस आ गया 5 घंटे पढ़ के, उसके बाद 2 दिन मैं बिल्कुल भी नहीं पढ़ा, उसके बाद फिर से मैं क्या कर रहा हूं, फिर से मैं 5-6 घंटे पढ़ दे रहा हूं, और उसके बाद मैं फिर से कुछ दिन नहीं पढ़ा, उसके बाद मैं फिर से कुछ दिन नहीं पढ़ा।
ये ग्राफ क्या करेगा, ये ग्राफ आपके ये घंटे खराब कर देगा, ये ग्राफ आपके ये घंटे खराब करेगा। गेम क्या होगा, कुछ नहीं। इस टाइम से लेके इस टाइम पीरियड तक आप भूल जाओगे चीजों को, रिवीजन नहीं करोगे, चीजों को भूल जाओगे। बाकी के वो स्टूडेंट जो अभी तैयारी में जुट चुके हैं, जो तैयार कर रहे हैं और जो फर्स्ट टाइम प्रिपरेशन कर रहे हैं, कुछ प्रिपरेशन जिनकी हो चुकी है, कुछ प्रिपरेशन जिनकी बाकी है, वो स्टूडेंट क्या करे भाई, जिनकी प्रिपरेशन कुछ तो हो चुकी है और कुछ प्रिपरेशन हल्की फुल्की अभी चल रही है और अभी 2 महीने बाकी है, और उनको यह लग रहा है कि क्या क्या किया जाए। वो एक असमंजस में है कि क्या क्या किया जाए, क्या मैं इस तैयारी को कंटिन्यू रखूं या मैं ड्रॉप करूं, नेक्स्ट टाइम ट्राई करूं, बेटर लक नेक्स्ट टाइम, या फिर इसको फॉलो करूं कि इस बार तो 3 महीने 2 महीने पढ़े, इस बार रहने देते हैं, क्या पता अगली बार ट्राई करें। तो ये 3 महीने जो पढ़े ये वेस्ट चले गए। अब क्या करना है, अब 2 महीने का जो टाइम बचा है, नवंबर और दिसंबर, इसकी मुझे स्ट्रेटेजी बनानी है कि इस 2 महीने का 60 दिन का मैं कैसे यूटिलाइज करूंगा। अगर मैंने कम चैप्टर पढ़े हैं तो मैं चैप्टर ऐड कर दूंगा, और अगर मैंने सफिशिएंट पढ़ा है तो मैं थोड़ा सा पार्ट और ऐड कर दूंगा। और मुझे क्या करना है, मुझे रिवीजन करना है मैक्सिमम, जितना मैं मैक्सिमम रिवीजन कर पाऊंगा उतना ही ज्यादा क्लियरिटी आती चली जाएगी मेरे क्वेश्चंस में। मुझे इजी रहेगा कि मैं पर्टिकुलर ऑप्शन को बिल्कुल बेहतरीन तरीके से बिना डगमगाए कि ऑप्शन बी भी हो सकता है या सी भी हो सकता है, ऐसा नहीं होगा मेरे साथ। अगर मैं रिवीजन कर रहा हूं तो ऑप्शन बी ही मैं लगा करके आऊंगा, सी और बी में मैं कंफ्यूज नहीं होऊंगा अगर मैं रिवीजन कर रहा हूं। दूसरा, अगर मैं पीवाईक्यू सोल्व कर रहा हूं टाइम टू टाइम, मैं क्या कर रहा हूं, एक चैप्टर को कवर कर ले रहा हूं, उस चैप्टर का एक रिवीजन दे रहा हूं, रिवीजन देने के बाद मैं उसके कुछ पीवाईक्यू सोल्व कर दे रहा हूं। और पीवाईक्यू में घबराना नहीं है सोल्व करते टाइम, यहां पे जब आप पीवाईक्यू सोल्व कर रहे हैं उसके लिए घबराना नहीं है। गलत भी हो रहा है तो भी कोई बात नहीं है, और सही हो रहा है तो वो आपको बूस्ट करेगा, सही करेगा। आप यहां पे कॉन्फिडेंट होके जब क्वेश्चंस का आंसर करोगे तभी आप एग्जामिनेशन सेंटर पे कॉन्फिडेंट होके जो ऑप्शन है उसको पिक कर पाओगे। तो यहां पे कॉन्फिडेंस दिखाओ, यहां पे कॉन्फिडेंस के साथ आंसर लगाओ कि ये आंसर होगा। तो ये कॉन्फिडेंस आपको पॉजिटिव एनर्जी देगा एग्जाम सेंटर में, या एक पॉजिटिविटी देगा कि हाँ मैं वहां पे सही लगा रहा था, एक एक बार में ही मैं सही ऑप्शन सेलेक्ट कर ले रहा था, तो मैं आगे भी सही ऑप्शन सेलेक्ट करूंगा। ये कुछ चीजें होती है जो हमें मंजिल तक लेकर के जाती हैं, और एग्जामिनेशन सेंटर में चीजें जो है वो सही से चलती है। काफी बार क्या होता है, बच्चा बहुत अच्छे से पढ़ता है, तैयारी करता है, लेकिन वो पीवाईक्यू नहीं प्रैक्टिस करता है, क्वेश्चन प्रैक्टिस कम करता, रिवीजन कर लिए बहुत सारे, पीवाईक्यू प्रैक्टिस नहीं करा। वहां पे वो क्या फेस करेगा एग्जामिनेशन सेंटर पे, वहां पे अगर उसको आ भी रहा है तो वहां पे उसमें वो कॉन्फिडेंस नहीं आएगा कि मैं ये ऑप्शन टिक कर दूं। वो कॉन्फिडेंस कैसे आएगा, जब मैं पीवाईक्यू सोल्व करूंगा, कॉन्फिडेंस के साथ सोल्व करूंगा ड्यूरिंग माय प्रिपरेशन, तभी वो कॉन्फिडेंस आ सकता है, और वो मैं कॉन्फिडेंस वहीं एग्जामिनेशन सेंटर में शो भी करूंगा। और मैंने अगर वो कॉन्फिडेंस शो कर दिया तो उससे क्या होगा, उससे ये होगा कि भाई मैं सही जो है वो डायरेक्शन में जाऊंगा, मैं सही सही क्वेश्चन को अटेम्प्ट करूंगा। और मुझे क्या तैयारी करनी है, और मुझे इस बात की तैयारी करनी है, जब मैं क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहा हूं तो अगर मुझे कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा है, या मैं मॉक टेस्ट तैयार कर रहा हूं, मॉक टेस्ट दे रहा हूं, तो मैं सारे क्वेश्चंस नहीं लगाऊंगा, मैं मॉक टेस्ट को एज इट इज कंसीडर करूंगा कि ये मेरा असली एग्जामिनेशन चल रहा है। और जब मैं मॉक टेस्ट लगा रहा हूं तो अगर कोई क्वेश्चन मुझे नहीं आ रहा है तो मैं उस पर तुक्का नहीं लगाऊंगा, मैं उसको छोड़ दूंगा, मैं ट्राई करूंगा कोई दूसरा क्वेश्चन, कि भाई दूसरा क्वेश्चन मेरे से बन जाए, ये वाला नहीं बना तो मैं इसको छोड़ रहा हूं। क्योंकि अगर आपके पास ये आदत लग गई कि मॉक टेस्ट में सारे के सारे क्वेश्चन करो, अगर नहीं आ रहा तो भी उस पे हिट एंड ट्रायल आप करो, तो ये आदत आपकी बन जाएगी, और आप एग्जामिनेशन सेंटर में भी क्या करोगे, वहां पे भी हिट एंड ट्रायल करोगे, और वो नेगेटिव मार्किंग आपको डाउनफॉल की तरफ ले आएगी। तो बेसिकली बातें क्या है, मैं एक कंक्लूजन बता दे रहा हूं, एक कंक्लूजन निचोड़ क्या है, आपके पास डेडिकेशन और डिटरमाइंड होना चाहिए कि हाँ मुझे तैयारी करनी है तो करनी है, ये 6 महीने मुझे अपने आप पे इन्वेस्ट करने हैं, किसी भी हाल में चाहे कुछ भी हो जाए मुझे ये इन्वेस्ट करना है अपने ऊपर। और
मुझे कंटिन्यू तैयारी करनी है जब तक मैं एग्जाम ना दे दूं। ऑब्वियस सी बात है, मुझे अपनी चीजों से डगमगाना नहीं है। वो सारी की सारी चीजें जो मेरा टाइम किल कर रही हैं, उन चीजों से मुझे बचना है। चाहे वो मोबाइल फोन हो, चाहे कोई भी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी है, जो भी मेरा टाइम वेस्ट कर रहे हैं। देखो, टाइम वेस्ट करना एक अलग चीज है और टाइम यूटिलाइज करना एक अलग चीज है। अगर कोई स्टूडेंट एक्सरसाइज कर रहा है, इट मींस उसका टाइम वेस्ट नहीं हो रहा, वो यूटिलाइज हो रहा है। वो हेल्दी होने के लिए या हेल्दी अपने आप को रखने के लिए वो चीजें चल रही है। तो मुझे अपना टाइम यूटिलाइज करना है, टाइम वेस्ट नहीं करना है। वो सारी चीजें मैं ढूंढूंगा कि इससे मेरा टाइम वेस्ट हो रहा है, उसको मैं साइड में करूंगा। अपना टाइम मैनेजमेंट करने के लिए मैं क्या करूंगा, अपना टाइम मैनेज करूंगा, उन चीजों को बाहर कर दूंगा जो मेरा टाइम वेस्ट कर रही है, उसको मैं बेटर वे में यूटिलाइज करूंगा। मैं सिलेबस निकाल के तैयारी करना शुरू करूंगा। ये टॉपिक कवर कर लिया, टिक करता चला जाऊंगा कि ये टॉपिक मैंने कवर कर लिया। इस टॉपिक के 2 रिवीजन हो गए तो मैं लिख दूंगा 2 रिवीजन, 3 रिवीजन तो 3 रिवीजन। मैं डिसाइड करूंगा कि मुझे 2-3 रिवीजन की जरूरत है या मुझे 5 रिवीजन की जरूरत है। डिपेंड करता है स्टूडेंट के ऊपर, किसी का 3 रिवीजन में काम चल जाएगा, किसी का 4 में चल जाएगा, किसी को 5 की जरूरत है। तो अपनी चीजों के अकॉर्डिंग रिवीजन करो। अगर आपके क्वेश्चन सही से नहीं लग रहे हैं, आप अपना रिवीजन एक्स्ट्रा कर दो उन चैप्टर्स का। तो रिवीजन करते चलो, पीवाईक्यू प्रैक्टिस करते चलो, पीवाईक्यू लगाते चलो, मॉक टेस्ट में नेगेटिव मार्किंग से बचते चलो। नेगेटिव मार्किंग बिल्कुल भी मत करो। एक पॉजिटिव एनर्जी के साथ आगे बढ़ते रहो। डेली अपना प्लान तैयार करो और उस प्लान के साथ बिल्कुल चिपके रहो। ठीक है, तो ये सारी की सारी चीजें अगर आप फॉलो करोगे तो डेफिनेटली एग्जाम फर्स्ट अटेम्प्ट में आप निकाल ले जाओगे। तो जो पार्ट आपका स्ट्रॉन्ग है उसको साथ में कुछ पार्ट ऐड कर लो। देखो कौन सा टॉपिक बढ़िया आ रहा है, कौन सा यूनिट छोटा है और इक्वल विटेज है, उसको भी देखो। ये बॉटनी का पार्ट है, ये जूलॉजी का पार्ट है। बॉटनी वालों को बॉटनी का पार्ट अच्छे से आता है, जूलॉजी वालों को जूलॉजी का पार्ट अच्छे से आता है। तो ये सारी चीजें जो है वो हम लोग करते हुए चले जाएंगे और डेफिनेटली जो है वो एक अटेम्प्ट में ये सीएसआईआर का जो एग्जाम है वो निकल सकता है। बस ये नहीं सोचना है कि मैं चलो एग्जाम देके देख लेते हैं। अगर आपको एग्जाम देके ही देखना है तो आप कोई मॉक टेस्ट दे दो कहीं पे, जो ऑनलाइन मॉक टेस्ट चलते हैं, कंप्यूटर बेस्ड मॉक टेस्ट, वो दे दो। अगर आप ये जानना चाह रहे हो कि क्वेश्चन कैसे आते हैं तो आप पीवाईक्यू उठा के देख लो, वहां से आइडिया लग जाएगा। तो देखे देखना एक अलग चीज है और देना एक अलग चीज है। ट्राई करो, ये जो लेवल है ये इसको चेंज करो, या आपकी जो थिंकिंग है इसको चेंज करो कि देख लेते हैं। एक चीज ये, और दूसरी बात इंपॉर्टेंट ये आती है कि कट ऑफ कितना रहेगा। क्यों कट ऑफ के लिए तैयारी करेंगे हम? हमारा मेन मोटो होना चाहिए कि हमें बहुत अच्छे रैंक पे जाना है। तो जितना बेस्ट पॉसिबिलिटी हो सके, जितना हम दे पाए उसके लिए तैयारी करें। क्यों हम कट ऑफ के चक्कर में पड़े कि एक लाइन तक हमें जाना है, लाइन से ऊपर के लिए तैयारी करो ना। टारगेट बनाओ 150 नंबर का, 150 का टारगेट बनाओ, 160 का टारगेट बनाओ। नंबर ऑफ क्वेश्चंस बहुत सारे होते हैं, 75 क्वेश्चंस पार्ट सी में आते हैं लाइफ साइंस में, जिसमें से 25 सेलेक्ट करने होते हैं। सिलेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। जितना ज्यादा पीवाईक्यू लगाओगे उतना ही आपको वहां रीडिंग की हैबिट लगेगी और आप 75 क्वेश्चन रीड करने की कैपेबिलिटी तभी आएगी जब आप पीवाईक्यू को रीड कर करके, समझ के, अंडरलाइन कर करके आप तैयारी करोगे थ्रू आउट द प्रिपरेशन। तो ये कॉन्सेप्ट तैयार करते चलो। अगर नहीं आता कोई पार्ट, एनसीईआरटी से बिल्ड करो उस पार्ट को थोड़ा, और उसको स्टैंडर्ड बुक से पढ़ने की कोशिश करो। और सिलेक्शन का मतलब होता है सिलेक्शन, ओके, सिलेक्शन का मतलब होता है सिलेक्शन, और सिलेक्शन का मतलब होता है सिलेक्टेड। सिलेक्टेड पढ़ो, वो पढ़ो जो यूजुअली आ रहा है। एक बेसिक आइडिया हर स्टूडेंट को रहता है पीवाईक्यू के बेसिस पे, इस टॉपिक से क्वेश्चन हर बार आता है तो हर बार आएगा ही आएगा। थोड़ा इधर उधर होके आ जाएगा लेकिन आएगा ही आएगा। पीवाईक्यू रिपीट होते हैं, कुछ चीजों में रिपीट होते हैं, और रिपीट हो भी जाते हैं, थोड़ा सा स्टेटमेंट इधर उधर होके रिपीट होते हैं। तो अगर पीवाईक्यू करोगे तो वहां से भी आइडिया लगेगा। तो पीवाईक्यू आपका डिटर्मिनेशन, आपका डेडिकेशन, आपका डिसिप्लिन, आपका टाइम मैनेजमेंट, टाइम को किल नहीं करना है, और एक प्लान से स्टिक होके चलोगे तो डेफिनेटली आपका एग्जाम जो है वो निकल जाएगा।
ओके बाकी की और अगर कुछ जानकारी आप चाह रहे हो, आपके अंदर फिर भी कोई अगर कंफ्यूजन आ रहा है, किसी भी तरह का कंफ्यूजन बन रहा है माइंड में, तो आप लोग कमेंट कर सकते हो कमेंट सेक्शन में, उसका रिप्लाई डेफिनेटली दे दिया जाएगा। जो भी आपके डाउट्स हैं उनका रिप्लाई आपको दे दिया जाएगा, अगर फिर भी कोई डाउट आते हैं ड्यूरिंग योर प्रिपरेशन, जब आप तैयार कर रहे हो CSIR के लिए। सो विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। जितने भी स्टूडेंट्स तैयार कर रहे हैं या इन फ्यूचर में तैयारी करने जा रहे हैं CSIR नेट की, उन सभी को बहुत बहुत बधाइयां। अभी दिसंबर का एग्जाम आने वाला है, उसके लिए बढ़िया तैयारी करो। सो मैं सभी को ऑल द बेस्ट विश करना चाहूंगा। अच्छे से तैयारी करो, अच्छे से एग्जाम निकालो, पेरेंट्स का नाम रोशन करो, और अगर एक बार एग्जाम निकल जाता है तो आपके अंदर एक पॉजिटिव एनर्जी होती है, वो आएगी, आपको अच्छा अच्छा महसूस होगा, और आप जो है वो आइसोलेटेड महसूस होंगे कि हाँ हमारे अंदर कुछ बात है। हम टॉप स्टूडेंट्स में आते हैं, लेस देन 1% उन टॉप स्टूडेंट्स में आते हैं जो इस पर्टिकुलर एग्जाम में बैठते हैं। तो अगले टाइम के लिए या नेक्स्ट टाइम के लिए खुद को तैयार करो कि आप भी उन टॉप क्रीम स्टूडेंट्स में रहो जो CSIR के लिए तैयारी कर रहे हैं। ओके, विश यू ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू वेरी मच।